बार थोड़ा आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों लिखा, इंटरनल फोर्स क्यों नहीं लिखा। हमने देखा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या प्रूव हुआ कि आपका जो ट्रांसलेशन सिमेट्री है स्पेस में, दैट इज दैट। नाउ व्हाट अबाउट दिस, एक चीज़ यहाँ पे है कि कंजर्वेशन लॉज एंड का इम्पोर्टेंस क्या है, बिकॉज हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अब नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ जो है वो है आपका लीनियर मोमेंटम, राइट। सो उसको चेक करते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। सो सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ लीनियर। अब आपको पता है कि भाई एनर्जी क्या है, अब मोमेंटम आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मोमेंटम क्या है, मास और उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर आपने बता दिया तो मल्टीप्लाई दोनों को करिए, आपके पास मोमेंटम आ गया। तो जनरली हम यही पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, मोमेंट मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मोमेंट। बट हायर एजुकेशन में आप चेक करोगे, हायर फिजिक्स एडवांस लेवल पे भी, कि हमेशा ये भी ट्रू नहीं है कि मास इनटू जो वेलोसिटी है दैट इज योर मोमेंट, राइट। उसका एक्सप्रेशन, उसका जो वो है वो चेंज हो सकता है। बट फिलहाल के लिए मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी बॉडी का मास कितना है, उसका वेलोसिटी कितना है, राइट। इफ अगर बॉडी का मास कम है, उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, देन ऑल्सो मोमेंटम इज लार्ज, ठीक है। और अगर बॉडी इज हैवी, इट्स वेलोसिटी इज लाइक वेरी स्मॉल, देन ऑल्सो इट्स मोमेंटम। इट मीन्स जो डिफिकल्टी है उस ऑब्जेक्ट को मूव करने का, फॉर एग्जाम्पल एक भारी ट्रक था, उसका वेलोसिटी बिल्कुल कम था, धीरे धीरे आ रहा है, एंड इफ समवन सेज कि इसको रोकिए, देन वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ एफर्ट, राइट, टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट। सेम चीज क्या होती है अगर एक बुलेट ट्रैवल कर रही है एंड समवन सेज कि स्टॉप द बुलेट, कैन यू डू इट? बिकॉज बुलेट का मास तो क्या होता है, आधा ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, यही होता है, ठीक है। बट जो उसका स्पीड है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसका मोमेंटम इतना हो गया कि आप क्या है उसको रोक नहीं पाओगे, राइट। सो फोर्स हम क्या मोमेंटम की टर्म में डिफाइन करेंगे, राइट। सो हम क्या कहेंगे कि फोर्स जो है वह वी डिफाइन एज फोर्स इज गोइंग टू इक्वल टू डेल्टा पी divided by delta t, okay. And this force I'm talking about, this is it can be external force, it can be internal force, right. But in this case I'm writing it external force. If we apply external force on the body, right, then there will be a term of momentum change, and in what amount of time, okay. सो ये चीज़ जो है सिंपल है। मोमेंटम चेंज हमने देखा कि गोली को रोकना भी मुश्किल है और एक ट्रक को रोकना भी मुश्किल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ एफर्ट एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अब मैंने आपको बताया कि फोर्स एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, बट इस केस में, इस इक्वेशन के लिए वी राइट फोर्स टू बी एक्सटर्नल फोर्स। अब ये क्यों मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिकॉज एफ इंटरनल फोर्स जो है ना, उसमें क्या होगा, एफ मान लीजिए, मैं एक बार थोड़ा आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों लिखा, इंटरनल फोर्स क्यों नहीं लिखा। अब मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे है और एक यहाँ पे, राइट। अब दोनों के बीच में मान लीजिए दोनों मैग्नेट थी, ठीक है, यहाँ पे इनको रखा गया और छोड़ दिया गया, राइट। तो ये बॉडी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, और फोर्स का अमाउंट क्या है, दोनों का एफ है। टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। अब आपको पता नहीं है वेक्टर क्वांटिटीज है फोर्स, बिकॉज ये हम बाद में चेक करेंगे, बट स्टिल अगर आप देखोगे एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक इधर लग रहा है, टोटल फोर्स कितना हो गया, इस डायरेक्शन का फोर्स कैंसिल बाय इस डायरेक्शन का फोर्स, तो टोटल सिस्टम के ऊपर फोर्स तो 0 हो गया ना। सो एफ इंटरनल इज इक्वल टू 0। तो ये वाली चीज यहाँ पे यूज करेंगे तो सही नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं कि फोर्स एक्सटर्नल ऑन ए सिंगल बॉडी, ओके, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी दैट विल डिसाइड की मोमेंटम रेट जो है, चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
दैट इज द फोर्स, राइट। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को काफ़ी कम टाइम में रोकने हैं, देन वी हैव टू डू ए लॉट्स ऑफ वर्क, राइट। दैट्स व्हाई यू नो कि जब हम क्रिकेट में अगर या फिर किसी भी गेम में अगर हमें कैच लेना हो, देन व्हाट वी डू, वी इंक्रीज द रिएक्शन टाइम, ओके, सो दैट वी नीड नॉट टू डू मच एफर्ट, बिकॉज अगर हमने ये टी बढ़ा दिया, देन एफर्ट जो है हमने जो लगाया that will decrease. So that's why if catching something we just pull our hands back, right? So वो रिएक्शन टाइम हमने इंक्रीज किया। अगर हमने वहाँ से ऐसे करते जल्दी रोकने की कोशिश करते तो विल गेट हर्ट, राइट, बाय द बॉल, राइट। सो अब ये चीज़ें हमने ये तो बता ही दिया आपको, मोमेंटम जिस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है उसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़े। अब रिएक्शन टाइम की बात आ गई, तो ये एक बेसिक इक्वेशन थी। मैंने सोचा कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है उसके कंजर्वेशन को बताने के लिए आपको ये चीज़ पहले बता देता हूँ। फिर मैंने बताया इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों लिखा, इंटरनल फोर्स क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इंटरनल फोर्सेज जो है आपस में कैंसल्ड आउट हो जाते हैं, ओनली एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे बचता है, तो दैट्स व्हाई। अब ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मान लीजिए जो आपका कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है वो कब वैलिड रहेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर आपका ज़ीरो रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है, देन उस केस में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब एक चीज़ इसमें ये भी आता है, मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में आपका नहीं लग रहा, तो कंजर्वेशन लॉज जो है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसी डायरेक्शन में आपका लगेगा। अब मान लीजिए कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में, राइट, बट इन दिस डायरेक्शन देयर इज नॉट एनी फोर्स, राइट। सो इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा जिस डायरेक्शन में, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, राइट। सो दैट हाउ वी डिफाइन कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, जो आपका फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स आपका मैंने ज़ीरो पुट किया यहाँ पे, तो ये हो गया ज़ीरो, और यहाँ पे डेल्टा पी आ गया ज़ीरो। अब ये आ गया तो इट मीन्स आपका जो पी टोटल है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट निकल गया यहाँ से। इट मीन्स मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, राइट। सो इसमें क्या होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है m मास रख रहा है और v उसका वेलोसिटी है, देन ये जो है ये आपका कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, राइट। सो और इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसको और डिटेल में हम जब फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लॉज पढ़ेंगे आगे, तो काफ़ी डिटेल में इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा बेसिक आपको बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्सेस अगर ज़ीरो होंगे तो मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा इसका सिस्टम के ऊपर, राइट। सो अगर यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट की बजाय दो ऑब्जेक्ट होते तो मैं लिखता m1v1 प्लस m2v2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू कंजर्व्ड, राइट। तो उन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है पहले पार्टिकल का प्लस दूसरे पार्टिकल का, दैट विल बी कंजर्व्ड, राइट। सो डिटेल में इसको बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बेसिक के लिए। अब ये जो लीनियर मोमेंटम है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्री इन ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन, सिमेट्री इन स्पेस, ओके। इट मीन्स हम देख पा रहे हैं कि एन वी जो है मोमेंटम एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेस में ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ट्रांसलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांसलेशन ऑफ सिमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर आपके एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, इफ दैट इज एब्सेंट और दैट इज ज़ीरो, राइट, ओके। अब एक चीज़ आती है कि इंटरनल फोर्सेस कौन से होते हैं, तो जितने भी केमिकल फोर्सेस हैं वो सारे आपके इंटरनल फोर्सेस होंगे, राइट। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि
हमारे पास एक क्या था, एक पटाखा या फिर एक बॉम्ब था, हमने क्या किया, उसको उसके अंदर क्या रिएक्शन, उसके अंदर उसको जलाया, उसको रिएक्शन उसका करवाया, देन क्या होगा उसमें जो भी ब्लास्ट उसमें हुआ तो क्या है, एक हिस्सा इधर को जाएगा, दूसरा हिस्सा इधर को जाएगा, तीसरा इधर को, चौथा ऐसे करके जाएंगे ना। अब उसमें क्या होगा कि हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तो इंटरनल फोर्स तो 0 इन टोटल। अब क्या उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, नहीं लगा, देन क्या होगा, उसका टोटल मोमेंटम जो है पूरे सिस्टम का कंबाइनली वो आपका 0 हो जाएगा, राइट। सो उसमें भी आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम वगैरह की जो बात है वो हम बाद में डिटेल में हम करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी, राइट। अब नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ जो है उसकी बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो ये भी कुछ इसी तरीके से रहने वाला है, राइट। सो इसको देखते हैं, पहले लेट मी क्लीन इट। सो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसको हम इतना डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो उसी टाइम हम इसको करेंगे जब रोटेशनल डायनेमिक्स आपका डिस्कस होगा आपके 7th चैप्टर में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आता है, तो वो सब चीज़। तो मेन यहाँ पे चीज़ क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी पे एक्ट करता है और कॉजिंग इट टू रोटेट, राइट, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 हो जाता है, in that case your angular momentum will be conserved। और so इसको मैं लिख देता हूँ कि if external force causing the object to rotate, right, is equal to 0, then angular momentum conservation will be applicable। Angular momentum conserved। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि if you have angular momentum, if I am representing it by let's say L, then torque will be represented by dl vector by, ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया और ये आपका टॉर्क आ गया। अभी जो एक्सटर्नल फोर्स जो था कॉजिंग ऑब्जेक्ट टू रोटेट, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क का आप जो एक्सप्रेशन है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आप रोटेशनल डायनेमिक्स करेंगे, एंगुलर मोमेंटम भी वहाँ पे। तो सेम वही चीज़ आ गई, अगर इसको मैंने 0 किया देन एल वेक्टर इज इक्वल टू कंजर्व्ड आ गया। सो इसका एक्सप्रेशन और सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में जब रोटेशनल डायनेमिक्स करेंगे। अब जैसे हमने देखा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या प्रूव हुआ कि आपका जो ट्रांसलेशन सिमेट्री है स्पेस में, दैट इज देयर। नाउ व्हाट अबाउट दिस, दिस रिप्रेजेंट isotropy of space। What this means, so ये आपका बताता है कि स्पेस में अगर आप कहीं भी किसी भी पोजीशन में चेक करोगे देन you will find the same quantity, right? So that mean by the isotropy of space, it means अगर आप किसी भी एंगल से रोटेट करके किसी क्वांटिटी को चेक करोगे देन दैट विल बी कांस्टेंट क्वांटिटी। इट मीन्स कि आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस जो है वो आपका ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, राइट। नेक्स्ट है कंजर्वेशन, और ये एनसीईआरटी में आपका एक तरीके से लास्ट कह सकते हो कंजर्वेशन लॉज है, ये इसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि चार्ज जो है
वो कंजर्व रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो एक बॉडी अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, देन जो दूसरा बॉडी है दैट विल बी योर नेगेटिवली चार्ज। तो दोनों का जो चार्ज है आपका होगा कि प्लस माइनस दोनों, दैट विल कैंसिल आउट ईच अदर। इट मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज हैं यूनिवर्स में उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, और टोटल चार्ज है दैट विल बी ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। सो दैट्स व्हाई वी सेड कि चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। सो वी विल से दैट Q is constant and delta Q is equal to 0. So ये आपका कंजर्वेशन लॉज आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में जो बेसिक दिया हुआ था फर्स्ट चैप्टर में, उसके हिसाब से आई थिंक हमने थोड़ा अच्छे से ट्राई किया है कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा समझ में भी आए, राइट। तो ये आपके बेसिक हो गए, और इसको डिटेल में जब हम समझेंगे तब आपके जिस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वहाँ पे इनको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि कंजर्वेशन लॉज है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, बिकॉज हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको जब हम अप्लीकेबिलिटी अगर इनकी चेक करेंगे कंजर्वेशन लॉज की, तो वो क्या। तो हमने देखा कि बहुत सारे फिनोमेना है फिजिकल वर्ल्ड में, फोर्सेस हैं, इंटरेक्शन है, बहुत सारा सब कुछ है। तो उन केसेस में क्या है, इंटरनल फोर्सेस मोस्टली इन्वॉल्व रहते हैं बहुत चीज़ों में, तो उसकी वजह से कंजर्व्ड क्वांटिटी एक्सिस्टेंस में आ जाती है। तो इतने सारे फोर्सेस की वजह से जो एनालिसिस है, जो सब चीज़ें वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, देन टू मेक दैम सिंपल, देन हम क्या करते हैं उसमें कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एवरीथिंग। तो ये जब चीज़ें हम उसमें करते हैं वो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड कर देते हैं। मान लीजिए एक प्रॉब्लम में अगर 10 फोर्सेस भी इन्वॉल्व है ना, अगर उसमें बहुत सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं, तो हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करेंगे, राइट। तो उससे क्या है, आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी एक सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोलिजन को करेंगे, कोलिजन जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड होती है, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कैसे इन कंजर्वेशन लॉज को हम यूज़ करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, उनमें भी कंजर्वेशन लॉज हो, और न्यूक्लियर फिजिक्स में जब बात करते हो तो वहाँ पे कंजर्वेशन क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती है, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी आ जाती है, जैसे बैरियन नंबर है, इलेक्ट्रॉन नंबर है, स्पिन है, स्ट्रेंजनेस है, हाइपर चार्ज है, आइसोस्पिन है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ आप देखोगे जो कि कंजर्व रहेंगी न्यूक्लियर फिजिक्स में, पार्टिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो कंजर्व्ड क्वांटिटीज़, कंजर्वेटिव क्वांटिटीज़ ऐसे नहीं है कि एक दो क्वांटिटीज़, जो चार जो क्वांटिटी थी हमने देख ली, इसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कंजर्व रहती हैं, राइट। सो ये जो चीज़ थी हमने थोड़ा बताया कि थोड़ा बेसिक ही हमने ज़्यादा डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया। बाकी एडवांस लेवल पे जब जाएंगे, जब हम रिस्पेक्टिव चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो फिलहाल के लिए इस चैप्टर के लिए इतना काफ़ी है, और ये आई थिंक इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है आपका वो था कंजर्वेशन लॉज एंड क्वांटिटीज़। सो अब जो है हम थोड़ा एनसीईआरटी के आपके थोड़ा क्वेश्चन वगैरह थोड़ा देख लेंगे। सो ओनली डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज जितने भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर में, ऑल दोज आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, राइट। सो उसमें थोड़ा सा जस्ट डिस्कशन क्लास रख लेंगे, एक या दो, तो उसके बाद आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ एडिशनल टॉपिक, एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, देन विल मेक ए सेपरेट वीडियो, ओके। सो थैंक यू all for watching, and see you in the next video and to the next chapter, right? So thank you everyone and best of luck. So see you in the next video. Thank you.